5.1 प्रस्तावना। भारत में औपचारिक से विदेश नीति तैयार करने वालों के सामने विदेश नीति से जुड़ी समस्याएं कैसे रखी जाती हैं। यह कहना सही होगा कि अधिकतर समस्याएं तभी सामने आती हैं जब अन्य देश किसी नीति से संबंधित ऐसा कदम उठाते हैं जिससे भारतीय हित प्रभावित होते हैं। तभी भारत अपना रवैया स्पष्ट करता है। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में 1967 से 1970 तक विदेश मंत्री रहे दिनेश सिंह के अनुसार भारतीय विदेश नीति काम चलाने और पेश आने वाली परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया भर करने की नीति है। इस प्रकार भारतीय विदेश नीति में ज्यादा जोर अन्य देशों के कार्यों पर प्रतिक्रिया करने पर दिया जाता है। सीमा पार से होने वाले आतंकवाद का ही उदाहरण लें। समाचार पत्रों में आए दिन छपता रहता है कि एक दिन कश्मीर के किसी एक स्थान पर आतंकवादियों ने 5 निर्दोष लोगों को मार डाला तो किसी अन्य दिन जम्मू में लोग मारे जाते हैं। यह सिलसिला बलता ही रहता है। सरकार को इस पर प्रतिक्रिया प्रकट करनी होती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की प्रतिक्रिया के बीच राजनीतिक दल, जनसमूह, मीडिया आदि भी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव देते हैं। विदेश नीति से संबंधित पहल सामान्यतया सरकार की ओर से की जाती है, परंतु लोकतांत्रिक देश होने के कारण भारत में विदेश नीति से जुड़े कदम सरकार के औपचारिक तंत्र से बाहर से भी उठाए जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा था, विदेश नीति आंतरिक नीति का अनुसरण करेगी। यद्यपि भारत की विदेश नीति विश्व के अन्य देशों की नीति से जुड़ी हुई है, परंतु वास्तव में विदेश नीति का निर्धारण देश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसलिए विदेश नीति के विकास में समाज के योगदान का बहुत महत्व है। यह योगदान कई स्रोतों से होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम जनता इस तरह के योगदान का सबसे बड़ा स्रोत होती है, परंतु लोगों की राय मुख्य रूप से राजनीतिक दलों तथा जनसंचार माध्यमों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन आदि द्वारा व्यक्त की जाती है। राजनीतिक दलों की मुख्य चिता सत्ता हासिल करना होती है। राजनीतिक सत्ता हथियाने और उस पर काबिज रहने के अपने प्रयासों के अंतर्गत ही राजनीतिक दल विदेश नीति संबंधी समस्याएं उठाते हैं और नीति निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अन्य लोकतांत्रिक देशों की भांति भारत में भी कुछ दबाव समूह सक्रिय हैं। ये समूह विदेश नीति के किसी कदम का समर्थन या विरोध कर सकते हैं अथवा वे अपने समर्थकों, ग्राहकों या कार्यक्षेत्रों के अनुरूप नीति प्रस्तावित करते हैं। इसके साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं आंदोलनों और गैर सरकारी संगठनों का भी विदेश नीति निर्धारण में योगदान रहता है। वे बाहरी देशों के प्रति भारत के बर्ताव को भी प्रभावित करते हैं। भारत में विशेषज्ञों के भी कुछ समूह उभर आए हैं जिन्हें चिंतन समूह, थिंक टैंक कहा जाता है। ये समूह विदेश नीति से संबंधित मामलों का गहराई से अध्ययन करके सरकार को उपयुक्त सुझाव देते हैं। इस इकाई में इन्हीं सब संगठनों का विश्लेषण किया गया है ताकि आप यह समझ सकें कि कौन कौन से संगठन विदेश नीति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 5.2 राजनीतिक दल और विदेश नीति। भारतीय लोकतंत्र में सरकार में किसी एक, दो या अधिक राजनीतिक दलों का वर्चस्व रहता है। जहां दोदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली है, वहां दूसरा दल विपक्षी दल की भूमिका निभाता है और देश की विदेश नीति को प्रभावित करने की कोशिश भी करता है। सरकार भी विरोधी दल के दृष्टिकोण को समझ लेती है और यह अपने आप में नीति निर्धारण पर प्रभाव बन जाता है। विरोधी दल की नीतिगत घोषणाएं भी उसके सत्तारूढ़ होने पर लोगों की नीतिगत आकांक्षाएं बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई विरोधी दल कहता है कि वह रोजगार की तलाश में आने वाले बांग्लादेशी लोगों की घुसपैठ पर रोक लगाएगा, तो उससे अपेक्षा रहती है कि सरकार में आने पर वह अपना वचन पूरा करे। लोकतंत्र की सार्थकता पर आप कितना भी संदेह करें, यह सच्चाई है कि जो राजनीतिक दल अपने महत्वपूर्ण वायदों को पूरा नहीं करता, उसकी जल्दी ही विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। साम्यवादी सरकारों वाले देशों पर यह बात लागू नहीं होती क्योंकि अकेली कम्युनिस्ट पार्टी ही विदेश नीति तय करती है। भारत की तरह जहां बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, वहां उनका प्रभाव सरकार के साथ उसकी निकटता पर आधारित होता है। अब यह देखना है कि भारत में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। स्वतंत्रता से पहले, विशेषकर 1930 के दशक से ही राजनीतिक दलों का अस्तित्व रहा है, परंतु उपनिवेशवादी इंग्लैंड का ही भारत की विदेश नीति पर नियंत्रण था। इसलिए विदेश नीति का निर्धारण तो दूर, उसे प्रभावित करने में भी भारतीयों द्वारा गठित राजनीतिक दलों का कोई योगदान नहीं था। परंतु इन दलों ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप भारत के विदेशी संबंधों के व्यापक मानदंडों के निर्धारण को प्रभावित किया। यूं भी कहा जा सकता है कि उन्होंने सत्ता केंद्र की बजाय दबाव समूह के रूप में काम किया। यही कारण है कि कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में लोकतंत्र समर्थक रवैया अपनाया, जबकि समाजवादी दल समाजवाद के पक्ष में रहे। परंतु हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसी संकीर्णतावादी पार्टियां केवल हिंदुओं और मुसलमानों के हितों की करती रहीं। कम्युनिस्टों ने साम्यवाद समर्थक रुख अपनाया।
इस सब के बावजूद ये दल साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के खिलाफ रहे और उन्होंने एशिया पर यूरोपीय नियंत्रण और दक्षिण एशिया में ब्रिटिश नीति का विरोध किया। कांग्रेस ने सत्ता के प्रारंभिक वर्षों में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा नस्लवाद के विरोध पर बल दिया। कांग्रेस के विदेश नीति उद्देश्य वही है जिनका जिक्र कांग्रेस कार्यकारिणी के 1948 के अधिवेशन में किया गया था। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित बनी जिन पर कांग्रेस पिछले वर्षों में अमल करती रही थी। ये सिद्धांत हैं विश्व शांति को बढ़ाया, सभी देशों की स्वतंत्रता, नस्ल संबंधी समानता और साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का उन्मूलन। कांग्रेस विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका के उन देशों की आजादी के पक्ष में थी जो कई पीढ़ियों से तरह तरह के उपनिवेशवाद का बोझ झेल रहे थे। भारत की विदेश नीति का यह सतत उद्देश्य होना चाहिए कि सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध बनाए जाएं। देश सैनिक गुटों तथा इसी तरह के अन्य ऐसे गठबंधनों के चंगुल में न फंसे जो विश्व को प्रतिद्वंद्वी गुटों में बांटकर विश्व शांति के लिए खतरे पैदा करते हैं। विदेशी मामलों तथा देश के आर्थिक विकास में कार्य करने की स्वतंत्रता कायम रखते हुए भारत को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में शांति और स्वतंत्रता बनाए रखने में अन्य देशों से सहयोग करने का काम जारी रखना चाहिए। 1980 के दशक तक कांग्रेस की विदेश नीति इन्हीं सिद्धांतों से निर्देशित होती रही। किसी भी निश्चित समय पर सरकार किसी न किसी दल द्वारा नियंत्रित रहती है। स्वतंत्रता के पश्चात 1977 तक और उसके बाद 1980 से 1986 तक केंद्र सरकार पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा। कांग्रेस अपने अधिवेशनों में उस समय की विदेश नीति संबंधी मामलों पर विचार करती रही और पार्टी की सहमति के आधार पर प्रस्ताव पारित किए गए। भारत की विदेश नीति की नींव देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डाली। उनका मूल सिद्धांत था गुटनिरपेक्षता, यानी एक नवोदित राष्ट्र के रूप में भारत सोवियत संघ तथा अमेरिका के नेतृत्व वाले किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी गुटनिरपेक्षता की मुखर प्रवक्ता बन गई। अन्य अधिकतर पार्टियों इस नीति में मामूली मीनमेख निकालती थीं या उसके अमल की आलोचना ही कर पाती थीं। परंतु समय बीतने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी अपने अधिवेशनों में गुटनिरपेक्षता की नीति में अपनी आस्था व्यक्त करती रही। 1991 में सोवियत गुट के विसार जाने के बाद गुटनिरपेक्षता की नीति पर प्रश्नविहन लगने लगा। 1993 में तिरुपति अधिवेशन में कांग्रेस ने गुटनिरपेक्षता की नीति में अपना विश्वास दोहराया। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इसके समर्थन में जोरदार भाषण दिया। 1996 के चुनाव के बाद सत्ता संभालने वाली संयुक्त मोर्चा सरकार ने भी गुटनिरपेक्षता की नीति के अनुसरण का संकल्प व्यक्त किया। परंतु 1998 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 12 दलों के गठबंधन की सरकार ने अपने एजेंडे में गुटनिरपेक्षता का उल्लेख नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी और उसका पूर्ववर्ती रूप भारतीय जनसंघ इस बात को पक्षधर रहे हैं कि देश के पास राष्ट्रीय सुरक्षा के हथियार के रूप में परमाणु बम होना चाहिए। 1991 के अपने चुनाव घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यदि वह सत्ता में आई तो वह भारतीय सेनाओं को परमाणु क्षमता प्रदान करेगी। 1998 में वह 12 अन्य दलों के गठबंधन की मुख्य पार्टी को रूप में सत्ता में आई। गठबंधन ने शासन का राष्ट्रीय एजेंडा जारी किया। एजेंडे में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद गठित करने का वायदा किया गया। एजेंडे में कहा गया, यह परिषद देश की अब तक की पहली सामरिक सुरक्षा समीक्षा करेगी। उस समय तक बची एकमात्र महाशक्ति अमेरिका यह देखने के लिए गठबंधन की गतिविधियों की निगरानी करता रहा कि क्या भारत सरकार परमाणु परीक्षण करेगी। मई 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए और भारत को परमाणु शस्त्र संपन्न घोषित कर दिया। इससे अमेरिका को गहरा धक्का लगा। अमेरिका शायद यह सोच रहा था कि भारत परमाणु हथियार बनाने से पहले सामरिक रक्षा समीक्षा करेगा, परंतु भारत सरकार ने परमाणु बम के परीक्षण का निर्णय कोई अचानक ही नहीं ले लिया था। ऊपर बताए गए एजेंडे में कहा गया, देश की सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए हम सब तरह के उपाय करेंगे और सभी उपलब्ध विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। इस उद्देश्य के लिए हम परमाणु नीति का पुनर्मूल्यांकन करेंगे और परमाणु शस्त्र बनाने के विकल्प का उपयोग करेंगे। 5 फरवरी 2001 राजनीतिक दलों के घोषणापत्र। (2.1) राजनीतिक दलों के घोषणापत्र। राजनीतिक दल जिन मुख्य तरीकों से विदेश नीति के निर्धारण को प्रभावित करते हैं, उनमें से एक है चुनाव के समय जारी किए जाने वाले घोषणापत्र। संघ के लोगों का कहना है कि चुनाव घोषणापत्र रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह है। अमेरिका में चुनाव घोषणा के लिए प्लेटफॉर्म शब्द भी इस्तेमाल होता है, जो रेलगाड़ी में चढ़ने, राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता में आने के लिए के खास मकसद के लिए काम में लाया जाता है और बाद में सभी प्लेटफॉर्म को भूल जाते हैं। परंतु कई बार घोषणापत्र में उठाए गए मसले अपने पक्ष में लोकमत बनाने के आधार बन जाते हैं। उदाहरण के लिए कांग्रेस ने 1980 के चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में कहा कि यदि वह सत्ता में आई तो वह कपूचिया में वियतनाम द्वारा खड़ी की गई हैंग सैमरिन सरकार को मान्यता देगी।
जनवरी 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस बात पर जोर दिया था। संसद में पार्टी के सदस्य यह मामला उठाकर सरकार पर दबाव बनाने लगे, जिसके फलस्वरूप श्रीमती गांधी को जुलाई 1980 में हैंग सैमरिन सरकार को मान्यता देती पड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने 1998 में अपने चुनाव घोषणा पत्र में नीति निर्धारण के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद गठित करने की बात कही। उस समय सभी बड़े दलों के चुनाव घोषणा पत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन की चर्चा की गई थी। वास्तव में यह विचार 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाले जनता दल की ओर से सबसे पहले लाया गया था। बुद्धिजीवी तथा रक्षा विशेषज्ञ विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार से मांग करने लगे कि यह अपना वायदा पूरा करें। अक्टूबर 1990 में पहली बार विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। कांग्रेस ने भी इस बारे में वायदा किया, परंतु 1991 से 1995 तक 5 वर्ष तक सत्ता में रहने के दौरान उसने इस पर अमल नहीं किया। 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में आई, परंतु उसने भी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नहीं बनाई, हालांकि उसने भी ऐसा करने का वायदा किया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार बनी, जिसने शासन के अपने राष्ट्रीय एजेंडे में देश को सैनिक, आर्थिक और राजनीतिक खतरों का विश्लेषण करने और सरकार को लगातार परामर्श देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन का वायदा किया। परिषद का समर्थन करने वाले समूहों ने इसके गठन के लिए सरकार पर दबाव डाला। तब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय गठबंधन सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति कारगर ढंग से तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया। छोटी पार्टियां सरकार का नेतृत्व नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें संसद में अधिक सीटें नहीं मिल पाती, परंतु ये पार्टियां सत्तारूढ़ सरकार के लिए विदेश नीति के व्यापक मानदंड अवश्य तय कर सकती है और करती भी है। 5 फरवरी 2002 जनमत और राजनीतिक दल। 2.2 जनमत और राजनीतिक दल राजनीतिक दलों द्वारा निभाई जाने वाली एक और महत्वपूर्ण भूमिका है किसी खास विदेश नीति के पक्ष में जनमत तैयार करना। उदाहरण के लिए भूतपूर्व राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी, कांग्रेस को और जनसंघ तथा बाद में भारतीय जनता पार्टी इजराइल के साथ राजनयिक संबंध बढ़ाने के अग्रणी पक्षधरों में थे। कांग्रेस को के नेता और बाद में जनता पार्टी सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इसी नीति को आगे बढ़ाने के लिए इजराइल के रक्षा मंत्री मोशे डायन के साथ छिपे तौर पर मुलाकात भी की थी। इसके बाद 1992 में कांग्रेस आई की नरसिम्हा राव सरकार ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। दूसरी ओर विपक्षी दल अपने द्वारा समर्थित विदेश नीति के पक्ष में जनमत जुटाते हैं। इस सिलसिले में यह याद रखना होगा कि मुस्लिम लीग और छोटी मुस्लिम पार्टियों इजराइल के साथ राजनयिक संबंध बढ़ाए जाने का जोरदार विरोध करती रही हैं, क्योंकि वे पश्चिमी किनारा क्षेत्र में फिलिस्तीन प्रशासन तथा जनता के साथ लगातार टकराव करने के कारण इजराइल को इस्लाम विरोधी मानती हैं। राजनीतिक दलों की मुख्य चिंता होती है सत्ता हासिल करना। वे विदेश मामलों में अपनी सफलताओं को चुनाव प्रचार के दौरान उछालते हैं, परंतु कुछ अपवादों को छोड़कर विदेश नीति संबंधी मुद्दों पर कभी कोई पार्टी चुनाव नहीं जीतती या हारती। फिर भी सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के विशेष प्रकोष्ठ सेल होते हैं जो विदेश मामलों से संबंधित मसलों का अध्ययन और अनुसंधान करते हैं, बैठकों बुलाते हैं और प्रचार सामग्री तैयार करते हैं। इस प्रकार विदेश नीति के निर्धारण में राजनीतिक पार्टियों की भूमिका जारी रहती है। 5.3 दबाव समूह। 5.3 दबाव समूह। दबाव समूहों को हित समूह भी कहा जाता है क्योंकि वे किसी हित या हितों के समूहों को बढ़ावा देने के लिए दबाव बनाते हैं। ये दबाव समूह आंतरिक नीति के मामलों की तुलना में विदेश नीति को प्रभावित करने में कमजोर होते हैं। फिर भी ये समूह कभी कभी विदेश नीति को प्रभावित करने में भूमिका निभाते हैं। अनेक दबाव समूह है जिनमें से कुछ खुलकर तो कुछ छिपे तौर पर काम करते हैं। बहुत से ऐसे संगठन हैं जो भारत तथा किसी अन्य देश के बीच संबंध बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसा ही एक संगठन हुआ करता था भारत सोवियत मैत्री संघ। इन संगठनों के संपर्क सूत्र विदेश मंत्रालय और संसद में रहते हैं। ये संगठन किसी देश के साथ संबंधों को संवारने या बिगाड़ने की दिशा में विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ दबाव समूहों की गतिविधियों के कारण ही 1948 से 1992 तक इजराइल के साथ भारत के राजनयिक संबंध कायम नहीं हो सके। 5.4 जनसंचार माध्यम मीडिया। मीडिया में जनसंचार के विभिन्न माध्यम शामिल हैं। पहला है मुद्रित माध्यम यानी समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि। इसके बाद है रेडियो और टेलीविजन जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। विदेश नीति को प्रभावित करने वाला तीसरा महत्वपूर्ण माध्यम है इंटरनेट, जो अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
मीडिया ऐसी समस्याओं पर प्रकाश डालने की भूमिका निभाता है जो नीति निर्धारकों का ध्यान खींचती हैं। जनसंचार माध्यम नीति निर्धारकों वो फैसलों को अपनी टिप्पणियों के साथ जनता तक भी पहुंचाते हैं। आइए इन जनसंचार माध्यमों पर अधिक विस्तार से चर्चा करें। 5 अप्रैल 2001 मुद्रित माध्यम। समाचार पत्र सबसे पुराना माध्यम है। नीति निर्धारक अखबार पढ़ते हैं और उनके जरिए समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। समाचार पत्रों के संपादकीय और उनमें छपे लेख नीति निर्धारण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। बहुत से समाचार पत्रों के मालिक बड़े व्यापारिक घराने हैं या उनके प्रबंधकों एवं संपादकों के संपर्क मुख्य राजनीतिक दलों के साथ होते हैं। वे खास तरह की नीति या विचारधारा व्यक्त करते हैं जिसका असर पाठकों पर पड़ता है। कुछ पत्र पत्रिकाएं अक्सर निष्पक्ष विचारों की उपेक्षा कर पक्षपातपूर्ण विचार छापती हैं। इसका असर भी नीति निर्धारकों और सांसदों पर पड़ सकता है। परंतु यह भी सच है कि जनसंचार माध्यम का प्रभाव बहुत सीमित होता है, क्योंकि ऐसी सूचना तक उसकी पहुंच बहुत कम होती है जो किसी नीति के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण विकसित सके। इसलिए आमतौर पर यह माध्यम नीति निर्धारकों द्वारा तय की गई नीति की ही चर्चा करता है और ज्यादा हुआ तो उसका समर्थन अथवा विरोध कर सकता है। उदाहरण के लिए श्रीमती गांधी ने जीवन भर अमेरिका विरोधी नीति अपनाई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जो नेहरू गांधी शासन के दौरान सरकार समर्थक बना रहा, कभी भी भारत अमेरिकी संबंधों में सुधार की आवश्यकता का सुझाव नहीं दिया। परंतु जैसे ही राजीव गांधी ने, जो पश्चिम समर्थक दृष्टि के लिए जाने जाते थे, सत्ता संभाली तो अखबार के संपादक ने ऐसी आवश्यकता का सुझाव देने में देरी नहीं की। सोवियत संघ के हंगरी 1956, चेकोस्लोवाकिया 1968 या अफगानिस्तान 1979 में सैनिक हस्तक्षेप जैसे विदेश नीति संबंधी संकट के प्रति सरकार के दृष्टिकोण पर प्रेस का कुछ प्रभाव था। प्रेस में हो रही आलोचना पर ध्यान देते हुए ही श्रीमती गांधी ने सोवियत नेताओं को अनौपचारिक तौर पर सूचित किया कि अफगानिस्तान में उसका हस्तक्षेप भारत को स्वीकार्य नहीं है। हाल के दौर में मीडिया पहले से अधिवा दबंग हो गया है। उदाहरण के तौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने नई पत्रकारिता की शुरुआत की है, जिसमें समाचार के साथ ही संपादक के विचार भी प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि पाठक समाचार के साथ साथ विचार का प्रभाव भी ग्रहण कर सकें। इस संदर्भ में 2 खास उदाहरण दृष्टव्य हैं। पहला उदाहरण यह है कि भारत द्वारा रूस से कुछ रक्षा सामग्री खरीदने के समाचार के बाद अखबार ने लिखा, पनडुब्बी और बमवर्षक विमान प्राप्त करने के साथ ही भारत की परमाणु तिगड़ी पूरी हो जाएगी, परंतु इससे यह बात भी महत्वपूर्ण हो जाएगी कि यह भयंकर शक्ति प्राप्त हो जाने पर हमें और अधिक संयम बरतना होगा। दूसरा समाचार लाहौर बस सेवा शुरू करने की भारत की इच्छा के बारे में है। समाचार के एकदम नीचे संपादकीय टिप्पणी छपी थी, अटल जी के लिए लाहौर की बस खरीदने से पहले बेहतर होगा कि भारत इस्लामाबाद में उच्चायोग खोले। इन दोनों टिप्पणियों की ध्वनि और शैली से विदेश नीति तैयार करने वालों के लिए खुला इशारा देखा जा सकता है। 5 अप्रैल 2002 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। 4.2 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। भारत की विदेश नीति बनाने की प्रक्रिया पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। देश में साक्षरता की दर 50% से कम होने के कारण रेडियो और टेलीविजन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जनसंचार नीति के उदारीकरण और निजी टेलीविजन चैनल शुरू हो जाने से जनसंचार के इन माध्यमों से लोगों तक न केवल विदेश नीति संबंधी समाचार पहुंचते हैं, बल्कि अलग अलग लोगों के, जिनमें विदेशी भी शामिल हैं, विचार भी उन्हें पता चलते हैं। जागरूक लोगों के लिए इंटरनेट सूचना के नवीनतम स्रोत के रूप में उभर रहा है। परंतु विदेश नीति के निर्धारण पर इसके प्रणाय के बारे में अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। कई पत्र पत्रिकाओं की तरह निजी टेलीविजन चैनल भी ऐसे समाचार और विचार प्रसारित करते हैं जिनसे लोगों का दृष्टिकोण प्रभावित होता है। नीति निर्धारक चाहे कितने ही निष्पक्ष तथा तटस्थ क्यों न हो, वे कभी कभी मीडिया की रिपोर्टों के प्रभाव से बचे नहीं रह पाते। 5.5 सामाजिक आंदोलन। भारतीय समाज विभिन्न वर्गों में बंटा हुआ है। हर सामाजिक समूह अपने सीमित हितों से प्रेरित होकर विदेश नीति को प्रभावित करने की कोशिश करता है। भारत में मुसलमानों की संख्या लगभग 12% है और यह बहुत बड़ा समुदाय है। देश के भीतर तथा इस्लामिक देशों के संदर्भ में उनकी गतिविधियां विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय विदेश नीति निर्धारकों ने 1992 तक इजराइल को साथ केवल वाणिज्य दूतावास के स्तर तक ही राजनयिक संबंध रखे। ऐसा माना जाता है कि भारतीय मुसलमान मुस्लिम जगत, विशेषकर पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो बहुत से मुस्लिम संगठनों ने कोका कोला जैसे अमेरिकी उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया। मार्च 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के समय भी यही मांग दोहराई गई।
मुस्लिम समुदाय का इस तरह का रवैया निश्चित तौर पर अरब जगत के प्रति सरकार की नीति को प्रभावित करता है। सरकार विश्व भर में मुस्लिम हितों के खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकती है। इसका ठोस रूप से चाहे कोई लाम या हानि। थियोडोर पी राइट जैसे कुछ अमेरिकी विद्वान विदेश नीति संबंधी मामलों में मुस्लिम समुदाय के रवैये की तुलना अमेरिका में यहूदी पैरोकारों से करते हैं। अमेरिका में यहूदियों की सोच इजराइल तथा अरबों के प्रति अमेरिकी नीति को प्रभावित करती है। इसी प्रकार मुस्लिम सामाजिक संगठन अरब देशों के प्रति भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करते। मुस्लिम हितों को भारतीय समर्थन की यह परंपरा 1919 में खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी के समर्थन से शुरू हुई। आजादी के बाद 1967 में तत्कालीन विदेश मंत्री एम छागला ने अन्य मुस्लिम देशों से पहले ही इजराइल पर अरब देशों के हमले की निंदा कर दी। वैसे श्री छागला अन्य मामलों में अपने समकालीन दूसरे नेताओं से कहीं अधिक धर्मनिरपेक्ष थे। पिछले 2 दशकों में पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवाद वो कारण विदेश नीति संबंधी मसलों पर मुसलमानों का दृष्टिकोण इसी तरह से प्रभावित हुआ है। उदाहरण के लिए मुंबई तथा अन्य स्थानों पर पाकिस्तान के जासूसी संगठन आई की ओर से स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से भी द्वारा किए गए बम विस्फोटों को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। ऐसी घटनाओं से अन्य समुदायों के लोग मुसलमानों को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं, जो सामाजिक सामंजस्य के लिए हानिकारक है। केवल मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम संगठन ही विदेशों में अपने समुदाय के हितों की चिंता नहीं करते। तमिलनाडु में तमिल लोग भी श्रीलंका के प्रति भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते रहते हैं, क्योंकि श्रीलंका में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय तमिलों का है। यद्यपि उस समय भारत स्वयं पंजाब में भयंकर उग्रवाद को झेल रहा था, परंतु दक्षिण वो तमिल संगठनों ने विदेश नीति के निर्धारकों को श्रीलंका के जातीय विवाद में उलझने को विवश कर दिया था। भले ही विदेश नीति में अवरोध डालते हैं, परंतु ऐसे समुदाय भी हैं जो अन्य देशों में भारतीय समुदाय का प्रभाव बढ़ाने में सहायता करते हैं। ऐसे संगठन सरकार की ओर से विदेश नीति के कुछ खास मुद्दे को अपनाने की आवश्यकता के बारे में सरकार की ओर से जागरूकता पैदा करते हैं। भारत ने समूचे विश्व में, विशेषकर दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया को बौद्ध धर्म प्रदान किया है। भारत में बौद्ध संगठन उन देशों के साथ सांस्कृतिक एवं सामाजिक संबंध बेहतर बनाने की मांग करते हैं जहां अधिक आबादी बौद्ध मतावलंबियों की है। भारत सरकार बौद्ध स्थलों तक पर्यटन मार्ग विकसित करना चाहती है। ये संगठन भारत तथा अन्य देशों के बीच सद्भाव पैदा करने की कोशिश करते हैं, जिससे सरकार की नीति तैयार करने में कुछ हद तक मदद मिलती है। 5.6 गैर सरकारी संगठन। स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में देश में अनेक गैर सरकारी संगठन अस्तित्व में आए हैं। इनमें कई संगठनों की तुलना अमेरिका की लोक कार्य समितियों, पब्लिक एक्शन कमेटी या एकल समस्या हित समूहों, सिंगल इशू इंटरेस्ट ग्रुप्स से की जा सकती है। इन गैर सरकारी संगठनों का प्रभाव देश की विदेश नीति के विकास की प्रक्रिया पर भी होता है। ये संगठन घरेलू नीति में दबाव समूह के रूप में काम करते हुए विदेशों में सक्रिय अपनी तरह के समूहों और विदेश सहायता प्रदान करने वाली एजेंसियों से भी संपर्क करते हैं तथा किसी समस्या विशेष के बारे में वित्तीय सहायता की प्रक्रिया तथा विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है मेधा पाटकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन। इस समूह ने विश्व बैंक से नर्मदा सरोवर परियोजना के लिए धन न देने तक का अनुरोध किया। विदेश नीति निर्धारण में किसी एक समूह का कितना प्रभाव है।
इसका सही सी आकलन कर पाना कठिन है। परंतु विदेश नीति के नए मुद्दों के बारे में इस तरह के संगठन अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण का ही उदाहरण है। दिल्ली में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नामक एक गैर सरकारी संगठन है। यह मसला राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। परंतु बहुत से स्वयंसेवी संगठन स्वास्थ्य, शिक्षा, जनसंख्या, मानव अधिकार, विशेषकर महिला अधिकार जैसे विषयों पर काम करते हैं जो आम लोगों के जीवन से जुड़े हैं। ऐसे गैर सरकारी संगठन अधिक नहीं हैं जो केवल विदेश नीति संबंधी समस्याओं को हाथ में लेते हों। दो देशों तथा उनकी जनता के बीच संबंध बढ़ाने की दिशा में काम करने वाले अनेक मैत्री संगठन हैं। इनमें से कुछ संस्थाएं भारत और पाकिस्तान को बीच शांति और मैत्री बढ़ाने वाली भी हैं, जो दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की दिशा में प्रयास करती हैं। जब दोनों देशों की सरकारें एक दूसरे से लड़ रही होती हैं, तो दोनों देशों की जनता में आपसी रिश्ते बेहतर बनाने की इच्छा बनी रहती है। पिछले कुछ वर्षों से कुछ नागरिकों, बुद्धिजीवियों और अवकाश प्राप्त अधिकारियों ने क्रैक कूटनीति शुरू की है, जिसके अंतर्गत सरकारी कूटनीति के समानांतर गैर सरकारी कूटनीतिक प्रयास भी चलते रहते हैं। इसी तरह भारत अब मैत्री संघ और भारत इजराइल मैत्री संघ भी सक्रिय हैं। भारत जापान मैत्री संघ आदि कई अन्य संगठन भी हैं। ऐसे और समूहों के नाम गिनना आवश्यक नहीं है। इस बारे में केवल यही कहना पर्याप्त होगा कि ये संगठन उन देशों की नीतियों भारतवासियों को समझाकर आपसी रिश्ते सुधारने के दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। 5.7 व्यापारी वर्ग। ऐसे व्यापारिक संगठन और संघ जो विदेश व्यापार से संबद्ध होते हैं, विदेश मामलों में भी रुचि लेते हैं। ये संगठन चाहते हैं कि जिन देशों के साथ वे व्यापार कर रहे हैं वहां शांति बनी रहे। यह भी एक सिद्धांत है कि किन्हीं दो विरोधी देशों के बीच व्यापारिक संबंध विकसित करने से उनमें राजनीतिक संबंध सुधारने में मदद मिलती है। इसी विश्वास के चलते कुछ लोग भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक रिश्ते बढ़ाने की वकालत करते हैं, जिससे राजनीतिक संबंधों में सुधार होगा। भारत में व्यापार, उद्योग और वाणिज्य से जुड़े लोगों का एक संगठन है भारतीय वाणिज्य एवं व्यापार मंडल परिसंघ फिक्की। फिक्की व्यापार तथा उद्योग से जुड़े विभिन्न मसलों पर बराबर सरकार से विचार विमर्श करता रहता है। ऐसे संगठनों का मुख्य उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना है, लेकिन वे सरकार, विशेषकर वाणिज्य तथा विदेश विभागों के अधिकारियों के साथ बराबर संपर्क बनाए रखकर दोनों देशों में सद्भाव बढ़ाने की कोशिशें भी करते हैं। इस सिलसिले में वे कई उपाय अपनाते हैं। इनमें से सबसे पुराना उपाय है राजनेताओं तथा राजनीतिक पार्टियों को चंदा देना। व्यापारी सभी राजनीतिक दलों को चंदा देना उचित मानते हैं। उदाहरण के लिए 1960 के दशक में श्रीमती गांधी को जब लगा कि व्यापारी वर्ग दक्षिणपंथी दल स्वतंत्र पार्टी को अधिक चंदा देता है, तो उन्होंने व्यापारिक घरानों द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत में 1991 में वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण का दौर शुरू हुआ। हम खुलकर कह सकते हैं कि तब से विदेश नीति के विकास में व्यापारियों तथा व्यापारिक पैरोकारों की भूमिका निश्चित रूप से बढ़ गई है। इसका प्रारंभिक संकेत तभी मिल गया था जब पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान उस देश के व्यापारी वर्ग से मिलने की इच्छा जताई। उनके साथ गए प्रतिनिधिमंडल में बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारी भी थे। उनकी पहली प्राथमिकता थी व्यापारियों के साथ बातचीत, दूसरी थी संसद को संबोधन के माध्यम से अमेरिकी जनता को संबोधित करना और राष्ट्रपति क्लिंटन से मुलाकात केवल तीसरी प्राथमिकता थी। इनमें से कुछ समस्याओं से विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के बीच विवाद भी पैदा हो जाते हैं। इस दिशा में काम करने वाले कुछ संगठन इस बात पर ध्यान देते हैं कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को पटाखे बनाने तथा कंबल बुनने जैसे उद्योगों में काम पर न रखा जाए। दूसरी ओर परंपरागत बाजार में इन वस्तुओं के निर्माताओं की दलील है कि वे जरूरतमंद परिवारों को रोजगार देते हैं। गैर सरकारी संगठनों का कहना है कि बच्चे रोजी कमाने के लिए अपना बचपन गंवा बैठते हैं। मानव अधिकारों के बारे में भी इसी प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। कारखानों में काम की स्थितियों, वेतन के मामले में पुरुषों और महिलाओं में भेदभाव जैसे मामले इसलिए मुद्दे बन गए हैं क्योंकि पश्चिमी देशों को लगता है कि भारत जैसे विकासशील देशों में श्रम सस्ता है, जिससे यहाँ के उत्पाद विकसित देशों के उत्पादों से टक्कर ले सकते हैं, जहाँ श्रम बहुत महंगा है। यद्यपि पश्चिमी देशों द्वारा उठाए गए मुद्दे उचित हैं, लेकिन सरकार को गैर सरकारी संगठनों की मांगों, सामाजिक दबावों और पश्चिमी देशों की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों बनानी पड़ती हैं। 5.8 प्रवासी भारतीय। विश्व के विभिन्न देशों में 2 करोड़ से अधिक भारतीय रहते हैं।
इनकी दो श्रेणियों हैं। पहली श्रेणी उन लोगों की है जो ब्रिटिश शासन के दौरान विदेशों में गए या इंग्लैंड द्वारा ले जाए गए, जैसे कि अफ्रीकी देशों या फिजी द्वीप समूह में भारतीय मूल के लोग जिन्हें पी कहा जाता है। दूसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो आजादी के बाद आर्थिक बेहतरी की खोज में विदेशों में गए और वे प्रवासी भारतीय NRI कहलाते हैं। जाहिर है कि पहली श्रेणी के लोगों का भारत से भावात्मक रिश्ता है, जबकि दूसरी श्रेणी के लोगों की जड़ें भारत में कहीं अधिक गहरी हैं। इस नीति के निर्माण में इनकी भूमिका क्या होनी चाहिए? नेहरू जी ने स्वतंत्रता को तत्काल बाद भारतीय मूल के लोगों से कहा कि वे उसी देश के बन जाएं जहां दे रहते हैं या जिन्हें अपना रखा है। यही विचार 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों के संदर्भ में व्यक्त किया। दोहरी नागरिकता का सुझाव स्वीकार नहीं किया गया, परंतु समय बीतने, संचार और परिवहन के विकास से दूरियों घटने और उदारीकरण आदि के बाद विदेशी निवेश की मांग बढ़ने के कारण भारत के साथ जुड़ाव की भावना अधिक मजबूत होती जा रही है। वैश्वीकरण ने सरकार को भारतीय मूल के लोगों के बारे में दृष्टिकोण बदलने को मजबूर कर दिया है। इस सिलसिले में भारतीय मूल के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों की प्रमुख भूमिका रहती है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनने से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जोर बढ़ने को साथ भारतीय मूल के लोगों का मसला भावनात्मक बन गया है। इन लोगों के मसले पर विचार करने के लिए 2002 में डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। अब हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिसमें भारतीय मूल के प्रमुख लोगों तथा प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया जाता है और TI कार्ड को अधिक आकर्षक बनाया जा रहा है। परंतु सुरक्षा के मसले पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापानी मूल के अमेरिकी नागरिकों का इस्तेमाल जापान में जासूसी करने के लिए किया था। परंतु अब प्रवासी भारतीयों ने महत्वपूर्ण समूह का रूप ले लिया है। उदाहरण के लिए अमेरिका में बसे भारतीय काफी संगठित हैं। उन्हें भारत के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण में बदलाव लाने में सफलता मिली है। यह इस तथ्य से जाहिर होता है कि बिल क्लिंटन ने 1993 में सत्ता संभालने पर विदेश नीति और द्विपक्षीय संबंधों के हर पक्ष का इस्तेमाल कश्मीर परमाणु शस्त्र और मानव अधिकार जैसे मुद्दों पर भारत पर दबाव डालने के लिए किया। परंतु 2000 तक वे भारतीय लोकतंत्र, उसकी सुरक्षा संबंधी मजबूरियों जिनके चलते भारत ने परमाणु परीक्षण किया और सीमा पार से हो रहे आतंकवाद को अच्छी तरह समझ गए। चूंकि प्रवासी भारतीयों ने भारत का कुछ भला किया है, इसलिए उनका सरकार से यह अपेक्षा करना स्वाभाविक है कि वह भारत में उनके द्वारा निवेश की शर्तें या उनके भारत आने के लिए वीजा देने की प्रक्रिया उदार बनाए। 5.9 चिंतन समूह थिंक टैंक्स। चिंतन समूह की अवधारणा भारत के लिए नई है। अमेरिका में रैंड कारपोरेशन जैसे अनेक विशेषज्ञ संगठन हैं जिन्हें अमेरिकी रक्षा विभाग से वित्तीय सहायता मिलती है। वाशिंगटन में और भी कई चिंतन समूह हैं, जिनमें से अमेरिकन इंटरखाइस इंस्टीट्यूट दक्षिणपंथी समूह है, दी बुकिंग्स इंस्टीट्यूट एक उदारपंथी चिंतन समूह है। न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी और कार्नेगी फाउंडेशन जैसे समूह हैं। ये संगठन विभिन्न विषयों पर अध्ययन करते हैं और अपनी रिपोर्ट सरकार तथा प्रभावशाली सांसदों को पेश करते हैं। उदाहरण के लिए 1994 में एशिया सोसाइटी ने एक अध्ययन किया जिसमें सरकार को भारत के साथ